अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 ताक। पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में रियासती इदारों के बाहमी इत्तफाक और वाज़ेह पॉलिसी समत नहायत अहम समझी जा रही है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब दहशत गर्दी, इलाकाई कशीदगी और सियासी इंतशार जैसे अवामिल कौमी सलामती पर असरअंदाज हो रहे हैं। इसी पस मंज़र में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें फोरम ने मुल्क की मजमूई अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जामे जायज़ा लिया और दरपेश खतरात के मुकाबले के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इजहार किया गया कि मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, जबकि दहशत गर्दी, जराइम और सियासी मफादात की माबैन किसी भी किस्म के गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। शुरका ने दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बगैर किसी रियायत के कार्रवाई जारी रखने के अज़्म का इरादा करते हुए वाज़ेह किया है कि मुल्की सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। फोरम ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तौसीक करते हुए गज़ा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काबिल एतमाद रास्ते का मुतालबा किया, जबकि कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और उनकी जायज़ जद्दोजहद की भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी इरादा किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की पुरज़्म और पेशा वराना काविशों को सराहते हुए इस एतमाद का इजहार किया कि मुसल्लह अफवाज हर महाज पर कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस सियासी तातुल और फिर अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, उसने बजाय किसी वाज़ेह सियासी मंजिल तक पहुँचने से रोके रखा हुआ है। बानी PTI का मुसलसल सख्त और मज़ामती बयानिया न सिर्फ हुकूमत के साथ मुमकिन मफाहमत के रास्ते बंद कर रहा है, बल्कि पार्टी के अंदर मौजूद इख्तलाफात को भी मज़ीद गहरा कर रहा है। पार्टी के अंदर और बाहर हत्ता के साबिक रहनुमा भी अब खुलकर ये कह रहे हैं कि ये बयानिया किसी उसूली मज़ाहमत से ज़्यादा एक सियासी ज़िद की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ खुद ही अपनी बनाई हुई सियासी उलझनों में उलझती चली जा रही है। मौजूदा हालात में पार्टी वाज़ेह तौर पर दो धड़ों में बटी हुई दिखाई देती है। एक धड़ा वो है जो समझता है कि मौजूदा सियासी निज़ाम रियासती दबाव और ताकत के तवाज़ुन में मुज़ाकरात के बगैर कोई रास्ता निकालना मुमकिन नहीं है, जबकि दूसरा धड़ा इस मौक़िफ़ पर कायम है कि हुकूमत से बातचीत दरअसल पसपाई और कमज़ोरी तस्लीम करने के मुतरादिफ होगी और इससे पार्टी का मज़ाहमती तशख़्ख़ुस मुतासिर होगा। वाकिफ़ाने हाल के नज़दीक यही बुनियादी इख्तलाफ इस वक्त तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी सियासी कमज़ोरी बन चुका है, क्योंकि जो लोग मफाहमत और मुज़ाकरात के हामी हैं उन्हें यह मैंडेट ही नहीं दिया जा रहा कि वो आगे बढ़कर इस सियासी जमूद को तोड़ सकें। इस सूरत हाल का नतीजा ये निकला है कि पार्टी के अंदर फैसला साजी मफलूज हो चुकी है और सारी सियासत एक फ़र्द वाहिद के सख्त मौक़िफ़ के गिर्द घूम रही है। अब इस खला ने साबिक पार्टी रहनुमाओं को दोबारा मुतहर्रिक होने का मौका दिया है, जो अब खुलकर हुकूमत से मुज़ाकरात के हामी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल जैसे रहनुमाओं का फोकस कोट लखपत जेल में कैद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की पार्टी रिहाई पर मरकूज़ है और वो चाहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, शीमा एजाज चौधरी जैसे नस्बतन संजीदा और तजर्बाकार रहनुमा पार्टी की क़यादत संभालें और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए कोई काबिल अमल रास्ता निकालें। ये बात भी गैर मामूली अहमियत रखती है कि जेल में कैद ये रहनुमा खुद भी हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर कर चुके हैं, जो इस तासुर को मज़ीद तक़वियत देती है कि पार्टी के अंदर एक बड़ा हल्का तसादुम की बजाय मफाहमत को वाहिद हल समझता है। ताज़ुर में इन साबिक पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर शाह महमूद कुरैशी समेत कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा किया है। ख़त के मुताबिक मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार अमली एतमाद साजी के इक़दामात पर है। ख़त में लिखा गया है कि कैद PTI रहनुमाओं की रिहाई एक मस्बत और एतमाद पर मबनी माहौल पैदा करेगी और मुख्तलिफ सियासी फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी एतमाद की बहाली में मदद देगी। इस ख़त के ज़रिए नेशनल डायलॉग कमेटी ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो मफादात से बालातर होकर मीसाक़ जमहूरियत और मीसाक़ मईशत पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए किरदार अदा करें, जो तवील मुद्दती सियासी इस्तेहकाम और माशी बहाली के लिए नागुज़ीर है। इस ख़त पर PTI के साबिक रहनुमाओं महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने दस्तखत किए हैं, जिन्होंने हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने के मकसद से नेशनल डायलॉग कमेटी तश्कील दी है। अब अहम बात यह है कि इस ख़त में बानी PTI को मुकम्मल तौर पर पास किया गया है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पार्टी के साबिक रहनुमा किसी सूरत नहीं चाहते कि बानी PTI मुमकिन मुज़ाकराती अमल में रुकावट बने और ये रवैया इस तासुर को भी जन्म देता है कि शायद अब तहरीक इंसाफ को बानी PTI के बगैर या कम अज़ कम उनके बराह रास्त असर से बहुत हट कर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो पार्टी की अंदरूनी सियासत में एक बड़ी और फैसला कुन तब्दीली हो सकती है। अब असल सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस ख़त को संजीदगी से लेगी और क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाकई
सियासी मुसालहत की समत कोई अमली कदम उठाएंगे? शहबाज शरीफ माजी में कई मरतबा ये बात दोहरा चुके हैं कि वो सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात के हामी, और साथ ही ये वजाहत भी कर चुके हैं कि उनकी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी सूरत सियासी कमज़ोरी ना समझा जाए। और अहम बात यह भी है कि हुकूमती ज़राए ये भी कह रहे हैं कि जब तक 9 मई पर तहरीक इंसाफ और बानी PTI माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक मुज़ाकरात का दर खुलना मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि फवाद चौधरी अपने तौर पर सानिया 9 मई की जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो कहते हैं कि 9 मई में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जिन्होंने 9 मई किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून अपना रास्ता बना रहा है। चौधरी ने इस मुतालिक क्या गुफ्तगू की, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 9 मई के बाद एक सिचुएशन डेवलप हुई है और हम सब ने ही 9 मई में इसमें जो कुछ हुआ उसकी सख्त मजम्मत की है। जो जो एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं हम समझते हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है और वो आगे बढ़ेगी, अपने कानून अपना रास्ता लेगा। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान किसी सतह पर बातचीत का आगाज़ होता है तो क्या पार्टी के अंदर मौजूद वो धड़ा जो मुज़ाकरात को सिरे से तस्लीम ही नहीं करता इस अमल को सबूताज करने की कोशिश नहीं करेगा? क्योंकि वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार है और उन्होंने बानी आवाज़ पर लब्बैक कह दिया है। सुहेल आफरीदी साहब इस मुतालिक क्या कहते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आ चुकी हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है। और तैयारी तो उसी दिन से गलियों और बाजारों में निकल कर मैं सिर्फ दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहा था कि हमारे लीडर का इशारा है और हमने लब्बैक कहना है, और उसी दिन हमने लब्बैक कह दिया था। अब यही वजह है कि हुकूमती हल्के भी बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि बानी PTI का झुकाव मुज़ाकरात की बजाय दबाव, एहतजाज और तहरीक के ज़रिए अपने मकासद हासिल करने की तरफ है। और यही वजह है कि बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं और हत्ता कि उनकी बहनों की मुलाकातें भी रोकी जा रही हैं। और राना सनाउल्लाह जैसे हुकूमती रहनुमा इस बात का बरमला इजहार भी कर चुके हैं कि PTI वाले हर मंगल और जुमेरात को अडयाला जेल के बाहर ड्रामा लगाते हैं, ये बाज नहीं आए तो इसका कोई हल निकालना होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ बानी PTI से मुलाकात को ना होने देने को हुकूमत की बदनीयती करार दे रही है। बाबर अवान कहते हैं कि 2 वज़रा ने बयान दिया है कि 8 फरवरी तक बानी PTI को किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, हालांकि उनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैसल साहब, ये नेशनल डायलॉग कमेटी ने ख़त लिखा है शहबाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ असीर रहनुमाओं की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा किया गया है। उसमें बानी PTI का नाम नहीं है, इमरान खान साहब का नाम उसमें नहीं है, तो क्या बानी PTI को माइनस किया गया है? नहीं, देखिए ये आप पहले दिन से इसकी बैकग्राउंड होती है ना, तो जो कोड लगता है कहनी है, खान साहब तो कोई बात ही नहीं करने देते। खान साहब जो है वो उनका जो है चांस और है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में गुफ्तगू के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये जो खत लिखा गया है ये, और ना ही फ्रेंकली स्पीकिंग हुकूमत और खान साहब आपस में इस वक्त बैठ सकते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो टेम्परेचर्स को लो डाउन करने के लिए माहौल भी तो आपने पहले बनाना होता है ना। लेकिन खान साहब के गो अहेड के बगैर कोई डायलॉग हो भी जाता है तो उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी फिर? नहीं, देखिए आप बहुत सारे आगे चले गए हो। इसी तरह से वो जो PTI के लोग हैं वो भी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि इस वक्त खान साहब अभी जो डायलॉग की बात पहले शुरू तो कराए ना, पहले लोगों को इस बारे में लाएं तो सही कि डायलॉग करना है। फिर डायलॉग का एजेंडा आता है, एजेंडा में तो जाहिर है कि इमरान खान के बगैर तो कोई डायलॉग मुकम्मल नहीं होता ना। ये इमरान खान के लिए ही डायलॉग हो रहे हैं ना। ये जो नेशनल कमेटी जो है, डायलॉग कमेटी बात कर रही है, ये तो इमरान खान साहब के लिए कर रही है ना। जी, लेकिन फैसल चौधरी साहब, खान साहब डायलॉग चाहते भी हैं या नहीं? मतलब उनके ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुई है उसमें तो उन्होंने डायलॉग को बिल्कुल इनकार किया। खान साहब को जाके ये बताएं जी कि वहाँ पे आपकी पॉपुलैरिटी मुतासर हो जाएगी, हजारों लोग बाहर खड़े हुए हैं, तो वो क्यों करेंगे? अगर हजारों लोग आ सकते हैं बाहर, लाखों लोग नहीं आ सकती है PTI, तो फिर डायलॉग की तो जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत इसी वजह से है कि जब आपके पास वो आप नहीं ला सके, 2.5-3 साल हो गए हैं, हजारों कारकुनान अंदर हैं, लीडर जो हैं वो अंदर हैं, उनकी फैमिली जो है वो सफर कर रही है, बिजनेस उनके खत्म हो गए हैं, पार्लियामेंटेरियंस बेचारे जो हैं वो उनकी चीजें निकल रही हैं रोजाना। जो है एक मुल्क जो है वो पूरा पुरानों में घिर चुका है, ना कोई आगे चीज बढ़ रही है, ना कोई बात आगे मामला बढ़ा है, धक्के से ये हुकूमत चलाई जा रही है। इस तरह से तो मुल्क नहीं चलते। आखिर जो भी है ये कोई ये तो नहीं है ना कि कोई बैरून मुल्क फौज है, इंडियन फौज है जिसके खिलाफ, ये इंडियन तसल्लुत है जिसके खिलाफ हम लगे हुए हैं। आखिरकार बैठना ही है, जंगों का भी फैसला तो बैठ के ही होता है।
तो उसका पहले माहौल तो बने, और माहौल बनने के लिए जो कोर्ट लखपत के कैदी हैं, अगर हुकूमत उनको पैरोल पे रिहाई करती है तो वो एक अच्छा मैसेज आएगा, उससे पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा और वो तमाम लोग भी मुज़ाकरात के। फैसल साहब, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये कहते हैं कि बातचीत हो सकती है लेकिन जायज़ मुतालबात पर, यानी वो जायज़ मुतालबा करे, क्योंकि 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया सामने आया उस पर भी कुछ मुतालबात किए गए थे। तो ये जायज़ मुतालबात क्या है PTI के? देखिए, वो चाह रहे हैं, ज़रा हर जो फ्रीक होता है वो तो इसी कोशिश में होता है ना कि कम से कम जो मुतारिब लोग हैं जो वो कम से कम अपने मुतालबात रखें। PTI का जो मुतालबा है, इसके लिए आपको एक बात समझने की जरूरत है। इस वक्त हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ आपस में डायलॉग की पोजीशन में नहीं है। अगर आप ये कहें कि इमरान खान साहब या हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट फौरी तौर पे टॉक्स के लिए बैठ जाएगी तो मुझे ये मुमकिन नजर नहीं आता। उसके लिए पहले माहौल सर बनाना जरूरी है। माहौल किस तरह से बन सकता है? इस तरह से बन सकता है कि पहले जो कैद हैं, कोर्ट लखपत के कैदी हैं, अगर वो हुकूमत जो है वो थोड़ा उनको कहे कि उनकी रिलीज के बारे में पैरोल पे या जिस तरह भी है, उनकी रिलीज पैरोल पे ही हो सकती है कानूनी तौर पे। अगर उसके बारे में वो चीज की जाए, इससे ये होगा कि कोई जो दोनों मुतारिफ फरीकैन हैं वो बिल बैठने की पोजीशन में तो होंगे। ये जो बाकी बातें हैं ये रात दिन में होने वाली नहीं है। अच्छा फैसल साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, हुकूमत पैरोल पे उनको रिहा क्यों करेगी? यानी हुकूमत की मजबूरी ऐसी क्या है जो ये कह रही है कि जो होगा कानून के मुताबिक होगा, फैसले अदालतों में होंगे, तो हुकूमत ये करके मतलब ये तासुर क्यों दे कि हुकूमत के हाथ में है और हुकूमत जो है वो अदालतों पर भी हावी हो रही है? और हुकूमत की मजबूरी क्या है सर कि हुकूमत उनको पैरोल पे रिहा करवाए? जी, उसकी हुकूमत की जो मजबूरी है वो ये है कि इस वक्त जो हम समझते हैं कि हुकूमत चल नहीं रही। हुकूमत जो है इस वक्त बहरानों का शिकार है मुल्क, और उन बहरानों में मुआशी बहरान सबसे ऊपर है, अदम इस्तेहकाम है सियासी, जिसकी वजह से आईनी अदालती गवर्नेंस के हालात भी ठीक है। और सबसे बढ़ के बात मैं आपको ये बताऊं कि आपको हुकूमत में भी लोग हैं जो कि टॉक से हक में हैं, और वो समझते हैं कि सियासी तौर पे जो लोग सियासी मद्देनजर समझते हैं या सियासत के चीज़ों को वो करीब से उन्होंने देखा हुआ है, वो समझते हैं कि ये चीज़ें इसके बगैर नहीं होंगी। और खान साहब की जो की रिहाई है या खान साहब के लिए जो गुफ्तगू है वो अभी तक तो देखे ना स्टैंड स्टिल पे है। अभी तो अब मुलाकातों से भी चले गए, अभी ना मुलाकातें हो रही हैं ना बाकी, तो बाकी बात की है। अगर स्ट्रीट मूवमेंट इतनी इफेक्टिवली PTI चला सकती है फिर तो ना करें मुज़ाकरात, लेकिन उस पर बहुत सारे डाउट्स हैं। डाउट्स क्या हैं कि पंजाब के लोग जो हैं वो तो सर खुद रेहान साहब KP में रपोश है, जो पंजाब के लीडरान हैं जिनका काम है। आलिया हमजा के अलावा कोई आपको पंजाब में मुतहरक नजर नहीं आता है। तो ये जो सारी आपने जब कोई चीज करनी होती है तो हकीकत पे मबनी चीज होती है। दूसरा बहुत सारे मसाइल हैं इन चीजों को चलाने में। आप अगर ये को PTI नजरियाती या PTI हकीकी तो नहीं बनने जा रही? नहीं सर, ये बात जहन से निकाल दे। कोई भी अगर ये समझता है ना कि वहां से PTI में इमरान खान साहब के अलावा कोई चीज हो सकती है, तो PTI में इट्स ऑल अबाउट इमरान खान, और उसके अलावा कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये बेवकूफाना, बचगाना और अहमकाना सोच है। ये कहना कि इमरान खान साहब अगर नहीं होंगे PTI में तो PTI है क्या इमरान खान साहब के अलावा?
क्योंकि जिस अंदाज में सर केसेस के फैसले आ रहे हैं, 17 साल की सजा है, और दूसरी तरफ जाहिर है एक तासुर बनता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की को जो है वो कोई रिलीफ मिल रहा है, तो शायद वो आके फ्रंट फुट पे को पीटीआई को लीड करने जा रहे हैं, और फिर ये ख़त भी आ गया जो शहबाज शरीफ साहब को लिखा गया है। तो माहौल क्या उस तरफ जा रहा है कि वाइस चेयरमैन जो है वो आके कोई किरदार अदा करें? देखिए, वाइस चेयरमैन भी तो इमरान खान साहब की ब्लेसिंग के बगैर कुछ भी नहीं है ना। या वो पांचों जो लोग हैं, जब तक इमरान खान साहब उनके पीछे नहीं होंगे तो वो कुछ भी नहीं है। ये एक सियासी हकीकत है। ये शाह साहब को मैं आपको बताऊं, बतौर वकील मैं आपको बता रहा हूँ, शाह साहब को सजा नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि शाह साहब की अहले बाई एक इसी अदालत ने पहले तस्लीम की हुई है। अब एक अहले बाई एक केस में तस्लीम करके बाकियों में ना करना, ये तो नहीं हो सकता। और शाह साहब के ऊपर जो इल्जामात हैं उनकी और बाकी जो साहबान हैं उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो फर्क है। वो अगर आप जाके देख लें तो आपको नजर आ जाएगा कि ये मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ। शाह साहब की रिलीज जो है वो अभी होती है नहीं होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर शाह साहब की रिलीज होती तो फिर पैरोल पे उनकी रिहाई के लिए कहने की क्या जरूरत थी। और शाह साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकते। इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट तो इमरान खान साहब ही है, उसके अलावा तो कोई है नहीं। अच्छा फैसल साहब, ये सब अपनी जगह पे, मुझे एक साधा सा सवाल है, फिर पीटीआई के सोशल मीडिया का या उस ट्विटर हैंडल का या फिर केपी सुहेल अफरीदी ग्रुप का क्या करना है सर? क्या मतलब सर? आई मीन वो तो इस वक्त मजामत का ठाने बैठे हैं सर, यानी वो तो कहते हैं कि बस अभी सीट बजा देंगे, मजामत करनी है हमने। ट्विटर हैंडल भी कुछ ऐसी बातें उगल रहा है, सोशल मीडिया कैंप भी ये समझता है कि मजामत से रास्ता निकलेगा। जरूर 8 फरवरी आ रहा है ना, 8 जनवरी आ रहा है ना, जब इन्होंने वो यौम शाह मनाना है, तो देख लीजिएगा, वो भी हाजिर है। बात ये है कि ये चीजें आपने करनी है, 100 दफा करें। सुहेल अफरीदी साहब तो ज़ाहिर है क्योंकि वो भी प्रॉब्लम ये है ना, हॉस्टिलिटी बहुत है पीटीआई के अंदर भी। महमूद खान आपका ख्याल है बच्चे हैं, सारी उम्र उन्होंने सियासत की है। वो आप मुझे बताएं कि मजामत से क्या मुराद है? मजामत से मुराद आपकी अस्करी मजामत है, तो वो तो बिल्कुल ही सोची भी नहीं जा सकती। मजामत का मतलब है कि सियासी मजामत, आप दबाव क्रिएट करें और बात करें, ठीक है। अगर बातचीत दबाव के बगैर होती है तो इवन बेटर है। अब ये कि आपने 26 नवंबर 2024 को भी तो ये किया था, वहां पे इस पार्टी ने क्या किया? या तो उस वक्त ये फिर पार्लियामेंट से निकलते, वहां पे बिल्डअप होता, एक आदमी का जहाँ बहक होना तो बड़ी बात होती है सर, जख्मी होना भी 15 बंदों का बहुत सियासी जद्दोजहद में बहुत बड़ी बात होती है। उस पर क्या हो सका? बात यह है कि जो इसमें काम कर सकते हैं, अगर तो इमरान खान साहब खुद बाहर हो फिर तो सूरत से हाल डिफरेंट हो सकती है। लेकिन इनमें से पीटीआई के जो हमारे मौजूदा लोग हैं उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है कि जो लोगों को निकाल सके, बशमूल तहरीक तफ़ज़े आईन पाकिस्तान के, कि आप लोगों को देखे ना, एक करिज़मेटिक लीडर होता है जिसके पीछे लोग आते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा सवाल आपसे है कि इनमें से कौन सा ऐसा शख्स है जिसको आप कह सकते हैं कि लोग इनके पीछे खड़े होंगे? लोग सर हर बार आए, एक तो अगर आप वहां से आएंगे तो इस बार आपकी पीटी जो केपी की हुकूमत है वो भी चली जाएगी। नहीं, वो बानी पीटीआई ने सर मैंडेट दिया रहा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के महमूद खान अचकज़ई, और महमूद खान अचकज़ई साहब के स्टेटमेंट से यूँ लगा कि जैसे वो फ्लेक्सिबल है या बातचीत पे यकीन रखते हैं या वो चाहते हैं कि माफ़ी तलाफ़ी हो। तो क्या ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है इसने महमूद खान अचकज़ई को या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को भी ऑन बोर्ड लिया? इस हवाले से बातचीत है या उनकी सोलो फ्लाइट है आइसोलेशन में और आपकी जो एफर्ट है वो आइसोलेशन में? देखिए, बात यह है कि महमूद खान जो हैं वो करके तो देखें जरा बात मुज़ाकरात की, आप देखें उनकी दुर्गत क्या बनाते हैं ये लोग। ये मुसीबत ये है कि जो महमूद खान जैसा सीनियर आदमी वो भी अपनी इज्जत बचा रहा है, नासिर अब्बास भी अपनी इज्जत बचा रहा है। यहाँ पे कोई, आपका क्या ख्याल है, ये बच्चे हैं ये नहीं समझते कि ये जो बातचीत के अलावा कोई हल नहीं है सर? दुर्गत तो फिर नेशनल डायलॉग कमेटी वालों की भी बनेगी सर। और देखें हमारा तो देखें ना थिक स्किन है ना, हम तो इनकी बॉदर नहीं करते, ठीक है। वो कहते हैं हम इनका, हमारा ये मानना है मेरे समेत कि सोशल मीडिया वाले हमें नहीं बताएंगे कि सियासत क्या है या कैसे करनी है, हम उनको बताएंगे। लेकिन वो तो आपको टैग कर देंगे, लेबल कर देंगे सोशल मीडिया के कि ये पीटीआई के गद्दार है। दफा आगे भी हो चुका है। देखें, वर्कर्स के लिए की और इमरान खान साहब से बढ़ के ये चीजें कोई नहीं है।
ये चीजें दिलेरी से होती हैं, ये चीजें बहादुरी से होती हैं। ये कह देना कि शाम को ये हो जाएगा, शाम को वो हो जाएगा, वो जी हमारे खिलाफ ये हो जाएगा, तो होने दें सर। क्या आगे कर करके इन्होंने क्या कोई बेहतरी की है? किसी की तबाही उतरी है ना। तो तबाही उतारने से बेहतर है आप अगर कोशिश करें, अगर डिलीवर हो जाए तो फाबिया बहुत अच्छा है, नहीं होगी तो दोबारा कोशिश करते रहेंगे, नहीं होगी फिर दोबारा कोशिश करते रहेंगे। हमारा काम है तवाज़ुन के साथ मुल्क को जो है वो बेहतर जगह पे रखना, अपने दोस्तों को सही मशवरा देना, खान साहब को सही मशवरा देना। मैंने पहले भी हमेशा उनको सुलह का मशवरा दिया है, आइंदा जब भी मुलाकात होगी फिर सुलह का मशवरा दूंगा। और जब भी मैं सर लास्टली ये जो इनिशिएटिव लिया आपने, इसमें हुकूमत ऑन बोर्ड है? जी बिल्कुल ऑन बोर्ड है। और हुकूमत देखे ना, हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई, खान साहब पीटीआई इसमें खान साहब 3 फरीक है और तीनों फरीकों की मर्जी के बगैर अगर दोनों कदम पीछे नहीं हटेंगे तो ये मामला नहीं चलेगा। तो सबकी मेहनत करनी है तो कर लेंगे, लेकिन ना किसी का ये भी तो फर्ज होता है ना कि आग जो लगी हुई आग उसको बुझाने की भी कोशिश करनी है ना। पाकिस्तान में रेहान साहब जो मुल्क है, जो घर है, उसकी भी तो कोई ड्यूटी, कोई फराइज होते हैं। कुछ लोग जो आपके साथ रहे होते हैं या जिनके साथ हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो दूसरे रहनुमा हैं, उन गरीबों की पिच निकल गई है, ठीक है। और ये जो हैं, ये 4-5 बंदे जो हैं सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए उनको दाव पे तो न लगाएं। मेहरबानी करें, अपने लोगों के ऊपर भी मेहरबानी करें, मुल्क में मेहरबानी करें। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क के लोगों के ऊपर मेहरबानी करें। ना खाने को रोटी है, ना करने को कारोबार है, ना मिलें बंद हो रही हैं, ना रोजगार है। तो मुल्क के लोगों का भी तो कुछ सोचें। ये सारे अपने अपने अनाओं में तो फंसे हुए हैं, तो ये इनकी मेहनत करें कि अपनी अपनी अनाओं से निकलें और मुल्क और कौम को सोचें, इसको आगे लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ में। हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी इदारों के बढ़ते हुए नुकसानात को रोकने के लिए निजकारी के अमल का बाकायदा आगाज़ कर दिया और इस सिलसिले का पहला बड़ा कदम कौमी एयरलाइंस PIA की निजकारी की सूरत में सामने आया है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की सबसे ज़्यादा बोली देकर PTI के 75% हिस्से हासिल किए हैं और हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक इस निजकारी का बुनियादी मकसद सरकारी ख़जाने पर पड़ने वाले बोझ को कम करना और PIA को इस्लाहात के जरिए एक मुनाफा बख्श और मयारी एयरलाइन में तब्दील करना। ये खबर बिलाशुबा पाकिस्तान की माशी पॉलिसी में एक अहम मोड़ की निशानदेही करती है। PIA कई दहाइयों से खसारी की अलामत बन चुकी थी, जहां हर साल अरबों रुपए की सब्सिडी के बावजूद इदारा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सका। बदइंतज़ामी, सियासी मुदाखलत, गैर ज़रूरी भर्ती और पुराने तैयारों पर इन्हिसार ने कौमी एयरलाइन को आलमी मुकाबले से बाहर कर दिया। ऐसे में निजकारी हुकूमत के लिए एक मुश्किल लेकिन नागुज़ीर फैसला बन चुकी थी। अब निजकारी के बाद PIA में सबसे बड़ी तब्दीली उसकी ऑपरेशनल निज़ाम में मुतवक्के है। इस वक्त PIA के पास 38 तैयारे मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 18 ऑपरेशनल हैं, जो किसी भी एयरलाइन के लिए ख़तरनाक हद तक कम सलाहियत को ज़ाहिर करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निजी इंतज़ामिया के तहत पहले मरहले में PIA के तमाम 38 तैयारों को दोबारा ऑपरेशनल बनाने का मनसूबा बनाया गया है, जबकि दूसरे मरहले में तैयारों की तादाद बढ़ाकर 65 तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इससे न सिर्फ परवाज़ों में इजाफा होगा बल्कि नए बैनुल-अक़वामी रूट्स की बहाली भी मुमकिन हो सकेगी। माली पहलू से देखा जाए तो ये निजकारी महज असासे बेचने का मामला नहीं बल्कि इदारे की बहाली का मंसूबा भी है। जैसा कि 135 अरब रुपए की बोली में से सिर्फ 10 अरब 12 करोड़ 50 लाख रुपए हुकूमत को अदायगी की जाएगी। ये रकम बराह रास्त हुकूमती ख़जाने में मुंतकिल होगी, जबकि बाकी 92.5% रकम जो 124 अरब 87 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है PIA कॉरपोरेशन लिमिटेड में सरमाए के तौर पर लगाई जाएगी। ये रकम PIA की इस्लाहात, तैयारों की ख़रीदारी, कर्ज़ों की तंजीम नौ और सर्विस मयार बेहतर बनाने पर खर्च किए जाएंगे। और कंसोर्शियम की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर सरमायाकारी में मज़ीद इजाफा किया जाएगा, जो इस बात का इशारा है कि शोबा PIA में तवील मुद्दती पोटेंशल देख रहा है। इस वक्त सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, माशी तजज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है PIA में भी कि ये कंसोर्शियम ने ये जो बिड विन की और उसके बाद PIA की प्राइवेटाइजेशन का जो एक बहुत बड़ा मरहला है वो तय कर लिया गया है। आपको लगता है कि ये हुकूमत के लिए फ़ायदे का सौदा है, को खसारे का सौदा है, घाटे का सौदा कर लिया हुकूमत ने या फ़ायदा हुआ? रेहान, बहुत शुक्रिया। रेहान, एक तो किसी भी इवेंट बैठ के बगैर मैं तो कम से कम इस पे खुश हूँ और इसको सपोर्ट करता हूँ और बड़ी खुशकिस्मती है इस मुल्क की भी और इस कौम की भी कि आखिरकार हम एक ऐसा डिसीजन करने में कामयाब हुए जो हम पिछले 21 साल से नहीं कर सके। और इस डिसीजन के पीछे भी एक फ़िलासफ़ी है
और मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं, बल्कि पिछले 25-30 साल में जो हमने रिपोर्टिंग की है कि कोई सियासी हुकूमत ये नहीं कर सकती, क्योंकि सियासी हुकूमतों के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उसमें कोई काम नहीं हो सकते। ये जो काम किया गया है पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त IMF प्रोग्राम में, आपको पता है 37 माह का IMF प्रोग्राम है $7 बिलियन का, तो इसमें मेन फैक्टर जो लोग जिसको डिस्कस नहीं कर रहे, अगर IMF का आप जो पूरा उनका पेपर पढ़े तो उसमें ये आपके ऊपर एक बेंच मार्क है, एक शर्त भी थी कि आपने PIA की निजकारी, इसकी डेडलाइन बढ़ी है, आपको पता है 2 मरतबा, अब 31 दिसंबर डेडलाइन थी इसकी, तो डंडे के जरिए यहाँ पर काम हो सकते हैं, चीजें सीधी हो सकती हैं। बाकी तो राइट साइजिंग कमेटी चल रही है, वहां पर आपके पॉलिटिकल जो वजीर हैं बैठ के कहते हैं कि अगर आपने ये इदारे बेच देने हैं, बंद कर देने हैं, तो हम यहाँ वजीर बन के गाड़ी लेने के लिए आए हैं। तो ये बड़ा क्लियर है, अब ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको अपनी पॉलिसी बतानी पड़ेगी कि हुकूमत ने बिजनेस करना है या हुकूमत ने गवर्नेंस करनी है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि आप सारे इदारे खुद चलाएं। माजी में आपको पता है स्टील मिल को निजकारी करने की कोशिश की गई, वो नहीं हो सकी, और आज स्टील मिल स्क्रैप की तरह पड़ी हुई है, उसकी सिर्फ जमीन है, बाकी जितने उसके प्लांट थे वो कोई स्क्रैप में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अच्छा फैसला है, इसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। ठीक है सरावला साहब, देखिए आपने दुरुस्त निशानदेही की कि अगर माजी में प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी और जाहिर है एक सफ़ेद हाथी बन गया ये और खसारा बहुत ज़्यादा था, तो उसमें सियासी मसलतें आड़े आती रही, यूनियंस बनती रही, फिर वो स्टाफ को निकालने की जब बात होती रही, फिर प्रोटेस्ट होते रहे, और फिर हुकूमतों को नज़र आता रहा कि उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो लूज़ हो रहा है। अच्छा, अभी जो ऑपरेशनल स्टाफ है 1 साल तक तो बाइंडिंग है इस कंसोर्शियम के ऊपर भी, वो उनको लेके चलेंगे और उसके बाद वो कोई फैसला कर सकेंगे। तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली ये लास्ट करेगा, या उस वक्त जब स्टाफ को निकालने की बारी आएगी फिर कोई प्रोटेस्ट होंगे, एहतजाज होंगे, फिर हुकूमत को अपना कैपिटल लूज होता हुआ नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन भी हो सकती है सिर्फ अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए, और जो इसको हर्ट भी कर सकती है। यहाँ देखें, दुनिया में जहाँ भी प्राइवेटाइजेशन होती है वहाँ एहतजाज भी होते हैं, मुजाहरे भी होते हैं, लोग मारे भी जाते हैं, वायलेंट किस्म के मुजाहरे भी होते हैं, लेकिन समझदार हुकूमतें होती हैं उसको और तरीके से टैकल करती हैं। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज से चंद माह कबल अचानक खड़े होकर एक तकरीर में कहा कि जी ये यूटिलिटी स्टोर करप्ट इदारा है, हम इसको बंद करने जा रहे हैं, और 31 जुलाई को ये इदारा बंद कर दिया गया। लेकिन वो 11,000-12,000 खानदान आज भी सड़कों पे फिर रहे हैं। जो उनसे वादे किए गए थे, जो अप्रूवल दी गई थी, उनको एक पैसा नहीं दिया गया, और इतनी नाअहल और निकम्मे लोगों के हवाले कुछ चीजें सारी की गई कि अब उन 11,000-12,000 खानदानों का कसूर क्या है। आपने खड़े होकर कह दिया कि करप्ट इदारा बंद कर दिया, एक हुकूमत आती है कि जी ये इससे हमने सब्सिडाइज करना है। इसी तरह पास्को को बंद करने जा रही है हुकूमत ने, अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ने की है कि पास्को को हम बंद कर देंगे, PWD बंद कर दिया गया है, लेकिन कोई इनके पास प्लान नहीं है। PTCL की निजकारी हुई थी, आखिरी निजकारी आपको याद है, उस वक्त भी कोई मतलब उनके भी हजारों मुलाजमीन थे, मेरे ख्याल में कोई 11-12 हजार मुलाजमीन थे। आज तक वो मुलाजमीन अदालतों में धक्के खा रहे हैं, आज तक मसले का उनके जो इश्यूज थे वो सेटल नहीं हो सके। ये की नाकामी है। फिर उस निजकारी में जो अति सलाद ने वो खरीदी थी $800 मिलियन, आज 2006 की बात है, वो आज 21 साल हो गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत, कोई भी रियासत आज तक वो UAE की उस कंपनी से $80 करोड़ नहीं ले सकी। अगर आज उस पर आप इंटरेस्ट भी लगा लें तो वो कई $बिलियन बनते हैं। तो मतलब ये स्ट्रेटेजी कम से कम ऐसी होनी चाहिए। अब अगर लोकल इन्वेस्टर आए हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर तो आने के लिए तैयार नहीं है, पूरे 21 साल में पहली निजकारी है। इससे पहले एक फर्स्ट वीमेन बैंक हुआ है, वो भी G2G बुनियादों पर हुआ है। तो प्राइवेट सेक्टर आपके लिए, खासकर बाहर का जो प्राइवेट सेक्टर है, वो आने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर PIA की निजकारी की और साल के बाद उनको फ्री हैंड दिया है कि मुलाजमीन के वो सर काटना चाहते हैं तो वो काट सकते हैं, तो उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इन चीजों का भी ख्याल रखना है। ये पाकिस्तानी लोग हैं जो एम्प्लॉई है, कोई ये अफगानिस्तान से या इंडिया से नहीं आए हुए। ठीक, अच्छा, ये चीजें ख्याल इनको रखना, अगर इनको पाबंद। सर, कल से जब ये बिडिंग का प्रोसेस हुआ है ना, तो एक क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि देखिए असल में तो हुकूमत के पास 10 अरब आए, बाकी कोई रिमेनिंग 124 अरब और कुछ करोड़ जो हैं
वो तो री इन्वेस्ट होने हैं। तो ये जो मॉडल निजकारी के लिए बनाया गया पीआई की प्राइवेटाइजेशन के लिए, लगता ये कि हुकूमत मीन्स बिजनेस, यानी री इन्वेस्ट करके इदारे को चाहते हैं कि अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, या जो 18 तैयारों के फ्लीट के उससे चल रहा है उसको इंक्रीज़ किया जाए, उसको बेहतर किया जाए, रीवैम्प रीस्ट्रक्चर किया जाए। तो ये इस पॉलिसी से मुतालिक और ये जो मॉडल बनाया गया प्राइवेटाइजेशन का पीआईए की, आप किस हद तक इसको जानदार और इफेक्टिव समझते हैं? रेहान, इस मॉडल से एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि जो हुकूमत, जो लोग ताकत में है इस वक्त, उनको समझ आ गई है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है इदारे नहीं चला सकती, ना उनकी कैपेसिटी है, ना उनके अंदर इतनी सलाहियत है, ना वो करना चाहते। और ये जो पैकेज पूरा बनाया गया है, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। आपने जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे पीआईए के लिए, तो 8 कंपनियां आई, उसमें कोई गैर मुल्की कंपनी नहीं थी। ये जो 4-4 के कंसोर्शियम बनाए गए बड़े इन्वेस्टर के, पाकिस्तान में तो आपको पता है कोई इतना बड़ा सरमायादार है नहीं कि वो पूरा इदारा खुद खरीद ले। तो ये जो ग्रुप बनाए गए हैं ना, ये भी कोई खुद ही ग्रुप नहीं बने हैं, 4-4 इनको भी बनाया गया, बाकायदा कंसोर्शियम डेवलप किए गए। वैसे ही नहीं खड़े हो गए हैं कि ये 4 लोग इकट्ठे हो गए हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो कहीं पे इकट्ठे होते नहीं है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि इस इदारे में इन्वेस्टमेंट आए, इसको खड़ा हो, इसकी गवर्नेंस बेहतर हो। और प्राइवेट सेक्टर में आएगा एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, जिसको आप मेमन कह सकते हैं, बनिया कह सकते हैं, उसने अपने अंदाज से चलाना है, कमर्शियल बुनियादों पे चलाना है। उसको जहां 2 लोग जरूरत है, उसने 2 लोग रखने हैं, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब पे रखना है। ये नहीं है कि सरकारी इदारों में जो हालत है, मैं बाकी इदारों का जिक्र नहीं करना चाह रहा, आपको मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। एक शख्स की जहां जरूरत है, वहां 100 लोग रखे हुए हैं, और जो उन 100 आदमियों में एक भी शख्स जो है राइट पर्सन नहीं है। तो इसी तरह का पीआईए का हाल था, इसी तरह स्टील मिल का हाल था, इसी तरह पाकिस्तान टेलीविजन का हाल है, इसी तरह यूटिलिटी स्टोर का हाल है, इसी तरह बाकी इदारों का हाल है। और वहाँ यही बिल्कुल यही सूरत हाल है। और हालत ये है कि उनके बोर्ड में वफाकी वज़रा के भाई बैठे होंगे, भांजे बैठे होंगे, या पॉलिटिकल फिगर बैठे होंगे। जो उस पार्टी का हेड होगा, जो उस हुकूमत को हेड कर रहा होगा, उसने अपने यार दोस्तों को और अपनी सियासी मजबूरियों को एडजस्ट करना है, वहाँ पे सीओ लगाना है, कोई राइट पर्सन नहीं लगाना। तो ये सारी मजबूरियां खत्म हो जाती हैं। और पीआईए वो इदारा है कि जो पहचान है, जिसपे ऊपर लिखा होता है पाकिस्तान, उस पर ग्रीन फ्लैग होता है, तो बहुत सारी दुनिया में जाता है। कहीं पे आपने वाकयात देखे हैं, कहीं पे वो बंद हो जाता है, कहीं पे उनका स्टाफ अगर वेस्ट में जाता है तो वो गायब हो जाते हैं, वहां पे सियासी पनाह ले देते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इससे एक तो प्राइवेट सेक्टर में जाने से बुनियादी मकसद ये होगा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये पैसों का कोई मसला नहीं है कि इतने पैसे हुकूमत को आएंगे, भाई जरूरत ही नहीं है। जापान ने अपनी रेलवे बेची थी 1 युआन में बेची थी, 1 युआन में। भाई बात ये नहीं है, आप अपने पास रख लें। आज आपका साल का 50 अरब रुपए लॉस है, मैं गारंटी देता हूँ 2 साल बाद ये 100 अरब रुपए होगा, 3 साल बाद वो 300 अरब रुपए होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा। तो भाई ये बहुत सारी चीजें इसमें फैक्टर होंगे। इसकी गवर्नेंस बेहतर होगी तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। तैयारे सारे खराब पड़े हुए हैं। वो 18 कह रहे थे, मुझे जो चलाए वो 14-15 तैयारे भी ऑपरेशन नहीं है, और वो भी मोस्टली लीज पर है आपके। बिल्कुल सही। सनाउल्लाह खान साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, माशी तजज़ियाकार। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और ज़ाहिर है बड़ा इसको खुशगवार प्लेजेंट कह रहे हैं। और आई एम श्योर कि जिस नीयत से ये हुई है प्राइवेटाइजेशन, इसका फ्रूट भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद वापस आता है। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा से लीबिया के दारुल हुकूमत तराबुलस के लिए उड़ान भरने वाला तैयारा हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अली समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। तैयारा अंकारा के एयरपोर्ट से रवाना हुआ, लेकिन परवाज के कुछ ही देर बाद इस तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिसके बायस तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हुआ। तैयारे ने वापस अंकारा की जानिब रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग से कबल ही इस तैयारे को हादसा पेश आ गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे ने शाम 8:10 पर उड़ान भरी, जबकि तकरीबन 40 मिनट बाद उसका कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हुआ। तुर्क हुकाम के मुताबिक तैयारे ने हिमाना के करीब हंगामी लैंडिंग की इत्तला दी, लेकिन इसके बाद दोबारा राब्ता कायम नहीं हो सका। इस सूरत हाल ने हादसे की नौयत को मजीद संगीन बना दिया है। तुर्किया की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की आर्जी बंदिश और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को हाई अलर्ट करना इस बात की अक्कासी करता है कि हुक्काम इस वाक़े को गैर मामूली अहमियत दे रहे हैं। यह हादसा ऐसे वक्त में पेश आया है जब लीबिया एक हसास सियासी और अस्करी मरहले से गुजर रहा है,
दर हकीकत लीबिया के आर्मी चीफ ना सिर्फ लीबिया की फौजी क़यादत में मरकजी हैसियत रखते थे, बल्कि वो मुख्तलिफ अस्करी धड़ों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने में भी अहम किरदार अदा कर रहे थे। अब उनकी अचानक मौत लीबिया के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में एक खला पैदा कर सकती है, जिसके असरात उनकी अस्करी हिकमत अमली और अंदरूनी इस्तेहकाम पर मुरतब होने का भी इम्कान है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।